राहुल के रोकने पर दिव्या मुस्कुराई और उसने मुड़कर देखा। राहुल ने उसकी और अपना क्रेडिट कार्ड फेंकते हुए कहा, तुम किसी भी क्लब में जाकर अपनी शरीर की आग को बुझा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे तुम 10 मर्दों के साथ 100 कराओ। दिव्या ने वापस क्रेडिट कार्ड को राहुल की ओर उछाला और बोली, राहुल, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और तुम ही वो पहले इंसान हो जिसने मुझे छुआ है, और भूलो मत, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। ये कहकर दिव्या रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। रूपाली ने देखा कि दिव्या रो रही है तो उसने दिव्या से बात करने की कोशिश की, मगर दिव्या ने रूपाली जी को झटका और वहां से जाने लगी। रूपाली जी रुककर बोली, रुको बेटा, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, एक बार रुक जाओ। दिव्या रूपाली जी की बात सुनकर वापस मुड़ी। रूपाली जी ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे कुछ बताया। रूपाली की बात सुनकर दिव्या की आंखें उम्मीद में चमकने लगी। वहीं राहुल, जो कि फोन पर अभी भी आरोही के वॉलपेपर को देख रहा था, उसने खुद से कहा, जब तुम अपनी सी थी तुम्हें अपना नहीं पाए, जब तुम बाहों में थी तुम्हें 2 पल देख नहीं पाए, अब पनाह में किसी और की हो और ये दिल अब तुम्हें बेपनाह चाहता है। राहुल देखो, मैं वापस आ गई हूँ। ये मीठी सी आवाज सुनकर राहुल ने अपनी आंख खोली। उसे अपने सामने आरोही दिखाई दी। उसने उसके चेहरे को प्यार से निहारते हुए कहा, आरोही, तुम वापस आ गई हो। वो बोली, राहुल, जो तुम्हारी जुबान पर होता है वो तुम्हारे दिल में नहीं होता। ये सच मैं जान गई हूँ राहुल, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये कहकर उसने राहुल के हाथ को पकड़ा। राहुल ने आरोही को प्यार से देखते हुए उसके होठों को चूम लिया। उसे बिस्तर पर लेटाकर वो उसके आंख, माथे, गले को बेतहाशा चूमने लगा। राहुल को ये एहसास नहीं था कि वो जिसे इतनी शिद्दत से चूम रहा था वो आरोही नहीं बल्कि दिव्या थी। रूपाली जी ने दिव्या को रोककर ये बताया था कि उन्होंने राहुल के बेडरूम में एक ऐसी कैंडल को जलाया हुआ था जिससे इस तरह का केमिकल निकलता है जिससे कि आदमी एक इल्यूजन में चला जाता है, जिसका पता चलते ही दिव्या वापस कमरे में आ गई थी और राहुल ने उसे आरोही समझकर प्यार करना शुरू कर दिया था, जिसको जानकर दिव्या के दिल में एक आग लग रही थी कि कैसे राहुल जिसे बर्बाद करना चाहता था उसी के सपने देखता था, उसी को शिद्दत से प्यार करना चाहता था। उसने जो आज तक राहुल के लिए किया वो सब कुछ नहीं था। आखिर ऐसा क्यों, ये सवाल करते हुए दिव्या मन ही मन आरोही को कोसने लगी। इसी बीच आरोही, जो कि सो चुकी थी, अचानक कमरे के दरवाजे के खुलने की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने सबसे पहले घड़ी को देखा तो रात के 3 बज रहे थे और उसके सामने अद्विजय था, जो कि उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। आरोही ने अपनी आंखों को मलते हुए दोबारा देखा तो उसे दिखाई दिया कि अद्विजय अकेला नहीं था, उसके आगे शायद कोई लड़की थी। अद्विजय कुछ देर पहले आई, कॉल के बाद सीधा क्लब पहुंचा था जहां पर सिया थी, जिसने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर आखिर में सिया के बॉडीगार्ड ने अद्विजय को कॉल करके ही वहां बुलाया था। अद्विजय सिया को लेकर सीधा अपने पर्सनल विला आ चुका था। जब अद्विजय अपने रूम का दरवाजा खोल रहा था तो सिया बेकाबू होकर अद्विजय की गर्दन को चूमने और काटने लगी थी और उसने अद्विजय के बालों को पकड़कर उसके सर को नीचे करके उसके होठों को भी चूम लिया था। उसे पागलों की तरह किस करते हुए सिया उसे कमरे के अंदर धक्का दे रही थी। अद्विजय ने देखा कि किस करते हुए सिया ऐसे ही सो गई थी, तो उसने सिया को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी कोल्ड नजरों से आरोही को देखा तो आरोही बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। सिया को बिस्तर पर लेटाकर अद्विजय ने रूम से जाने से पहले सिया के सर को चूम लिया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। अद्विजय सिया के पास बैठा और उसके बालों को सहलाते हुए आरोही से बोला, तुम किसी दूसरे कमरे में जाकर सो सकती हो। आरोही अद्विजय की बात सुनकर वहां से चली गई। तभी नशे में शिया बड़बड़ाई, बेबी, आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी वाइफ के पास। जाओ, यहाँ क्यों आए हो? बीरो अद्विजय बोला। सिया रिलैक्स। आरोही ने जाते जाते दरवाजे को बंद किया और वो नीचे चली गई। उसने किसी कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वहां सभी कमरे के दरवाजे लगे हुए थे। वहां कोई नौकर भी नहीं था जिससे कि आरोही मदद मांगती, इसीलिए आखिर में वो लिविंग रूम के सोफे पर आकर लेट गई।
उसकी आंख जब खुली तो उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। ऊपर सीढ़ियों से अद्विजय एक शर्ट पहनकर नीचे आ रहा था। वो जाकर एक सैफ से मिला और उसे ऑर्डर देने लगा कि आज क्या क्या बनाना है। आरोही ने ध्यान से देखा तो अद्विजय की पीठ पर नाखूनों से बने निशान थे। जब वो मुड़कर वापस जाने लगा तो आरोही ने उसके मसल्स और 8 ABS और पूरी बॉडी को देखा। अद्विजय ने आरोही पर एक सरसरी नजर डाली और वापस सीढ़ियों से ऊपर चला गया। आरोही ने अपने कपड़ों को देखा। उसने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी। नौकर भी आकर सफाई करने लगे थे, जिससे कि उसे अपने कपड़ों को देखकर शर्म आई। उसके पास अब एक ही चारा था कि वापस अद्विजय के बेडरूम में जाकर उसे पहनने के लिए कपड़े मांगना। इसलिए वो चुपके से जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर अंदर गई और उसने शर्माते हुए दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा अद्विजय ने खोला। सिया ने कहा, बेबी, कौन आया है? अद्विजय अपनी कोल्ड आवाज में बोला, कोई नहीं। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगा। सिया बोली, रुको बेबी, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अभी एक लड़की के पैरों को देखा है। आरोही, क्या ये तुम हो? अंदर आओ। अद्विजय के कहने पर आरोही अंदर आई। उसने अपने सर को झुकाया। आरोही के कपड़ों को देखकर सिया काफी खुश हुई। उसने अद्विजय को देखा और बोली, बेबी, क्या तुम लोगों के बीच कुछ हुआ? अद्विजय बोला, नहीं और होगा भी नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आरोही, क्या तुम्हें कपड़े चाहिए? सिया ने पूछा। आरोही बोली, हाँ। ओके, मेरे साथ आओ और जो तुम्हें अच्छे लगे वो कपड़े ले लेना। ये कहकर सिया बिस्तर से उठी। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर चली गई। उसने सारे कपड़े दिखाकर पूछा, तुम्हें जो कपड़े पसंद आते हैं वो ले लो, आज से ये सब तुम्हारे हैं। मैंने इनमें से आज तक कोई ड्रेस नहीं पहनी है, मगर अद्विजय हर महीने न्यू कलेक्शन से इन्हें रिप्लेस कर देता है। हालांकि मैं उसके साथ रहती हूँ, मगर हमेशा मुझे अद्विजय के ही कपड़े पहनना पसंद है, बिकॉज मुझे लड़कियों की तरह सजना संवारना पसंद नहीं है। सिया आरोही को एक डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस देकर बोली, आरोही, तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आता कि मैं अपने ही बॉयफ्रेंड की शादी तुमसे करवाकर खुश क्यों हूँ? आरोही ने सवाल भरी नजरों से सिया को देखा। सिया बोली, एक दिन फूड पॉइजनिंग हो गई थी और मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट थी जहां तुम्हारी बेटी एडमिट है। मुझे फूड पॉइजनिंग की वजह से उसे हॉस्पिटल में 4 दिन रहना पड़ा था। तब अद्विजय हर रात मेरे साथ ही हॉस्पिटल में होता था। मुझे और अद्विजय को तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बातें सुनाई देती थी। जब तुम अपनी बेटी को कहानी सुनाकर उसे सुलाती थी तो उन कहानियों को सुनकर अद्विजय भी सो जाता था। हालांकि तुम सोच रही होगी कि इसमें नया क्या है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अद्विजय को इंसोम्निया है। वो दवा लेकर भी रात को सो नहीं पाता मुझसे। अद्विजय की ये हालत देखी नहीं जाती। तब मुझे लगा कि तुम अद्विजय की जिंदगी में होती तो शायद वो ठीक हो पाता। आरोही बोली, सिर्फ इसीलिए आप इस शादी के लिए राजी हुई, लेकिन क्या आपको पता है कि अद्विजय की दादी मुझसे क्या चाहती हैं? आरोही के सवाल पर सिया बोली, हाँ, मुझे पता है, उन्हें एक वारिस चाहिए। एंड यू नो, मैं भी वही इंसान हूँ जो दादी की तरह ही तुमसे एक बच्चा चाहती है। हालांकि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अद्विजय मुझे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन वो खुद से कभी मेरे करीब नहीं आना चाहता। एक दिन मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन सिर्फ मेरी खुशी के लिए वो मेरे करीब आया था। और आपको लगता है कि वो मेरे करीब आना चाहेंगे, जबकि वो प्यार आपसे करते हैं। सिया बोली, मुझे लगता है ऐसा होता बिकॉज मैं यही चाहती हूँ कि अद्विजय भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोए, उसकी एक प्यारी सी फैमिली हो और बच्चा हो। और आरोही, डोंट वरी, जैसा दादी ने कहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा उस बच्चे की माँ रहोगी और अद्विजय कभी तुमसे डाइवोर्स नहीं लेगा, ये मेरा वादा है। आरोही ने सिया से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मगर मुझे डाइवोर्स चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर 6 महीने के अंदर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती हूँ तो मुझे डिवोर्स देना होगा। यहाँ कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगी अद्विजय जी के साथ रहना, जिसमें इंसानों जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो इंसानों को ही पसंद नहीं करते। के लिए पढ़िए ये नॉवेल परफेक्ट पॉजिटिव हस्बैंड। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।